हेलो एवरीवन। बिहार स्पेशल को हम लोग घटना चक्र से कवर कर रहे हैं, जो कि 2022 का ये एडिशन है। बिहार तथ्यासार है। ये सारी चीज़ें जितने भी है ये वन लाइनर के तौर पे, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ घटना चक्र में मिल जाती है। वैसे घटना चक्र की क्या तारीफ़ की जाए, अपने आप में ही बेस्ट होती है। तो इससे पहले हम लोगों ने बिहार के इतिहास को कवर कर रखा है। आज हम लोग बिहार के भूगोल को कवर करेंगे इससे। तो इसी तरीके से एक एक सारे टॉपिक को हम लोग इससे कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग इम्तियाज़ अहमद सर की बुक से कवर करेंगे बिहार स्पेशल को, जो कि अगर ये घटना चक्र जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद इम्तियाज़ अहमद को जब हम लोग कवर करेंगे तो उससे प्री के साथ साथ मेंस भी कवर हो जाएंगे। तो बिहार जो है, बिहार हमारा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में यदि प्रतिशत की बात करें तो लगभग 2.86% हिस्सा है। अभी थोड़ा डार्क ब्लैक में जो दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जम्मू और कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ उसके पश्चात बिहार जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के बाद 13वां स्थान है। बिहार की ये भूगर्भिक संरचना है। कौन से चट्टान है, कौन से चट्टान के प्रकार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, वहाँ पे क्या पाए जाते हैं। धारवाड़ जो चट्टान है, ये चट्टान दक्षिण पूर्वीय बिहार के क्षेत्र में है। धारवाड़ चट्टान दक्षिण पूर्व बिहार यानी मुंगेर, जमुई, नवादा में, और यहाँ पे अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है। विंध्यन चट्टान की बात करें तो विंध्यन चट्टान दक्षिण पश्चिम बिहार में है, जैसे कि कैमूर और सोन नदी घाटी में है। रोहतास में विंध्यन चट्टानों के प्रकार पाए जाते हैं। टर्शियरी चट्टान जो है ये बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में टर्शियरी चट्टान है। क्वार्टरनी चट्टान ये बिहार के अधिकांश भागों में ये चट्टान पाई जाती है। हिमालय और छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के भागों में क्वार्टरनी चट्टान पाई जाती है, और ये बिहार के अधिकांश भागों में ये चट्टान पाई जाती है। अब आगे भू आकृति विभाजन के बारे में समझेंगे हम लोग। तो बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृति प्रदेशों में बांटा जा सकता है: शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। बिहार की सोमेश्वर या सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल में हुआ है। कौन से काल में? प्लिस्टोसीन काल में हुआ है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार के पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में है। इसे रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी और हरहा घाटी के रूप में उपविभाजित किया जा सकता है। रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी और हरहा घाटी के रूप में इसे विभाजित किया जा सकता है। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिम चंपारण जिले में है, जिसकी सर्वोच्च घाटी फोर्ट सोमेश्वर 880 मीटर ऊंची है, लगभग 2884 फीट। इस क्षेत्र में सोमेश्वर, भिकनाठोरी, कापन और हरहा प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं इस क्षेत्र में? सोमेश्वर, भिकनाठोरी, कापन तथा हरहा, जिनसे भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है: गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। सबसे पहले हम गंगा के मैदान में समझते हैं। तो गंगा का जो मैदान जो है, इसका क्षेत्रफल 90,650 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। ये मैदान उत्तर की शिवालिक श्रेणी से लेकर के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। भूगर्भिक दृष्टि से ये मैदान जो है वो 4 डीप है, यानी अग्रभीर है। गंगा का उत्तरी मैदान गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना हुआ है। गंगा का उत्तरी मैदान गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना हुआ है। वैसे जब भी ज्योग्राफी पढ़ा करें मैप को सामने रखें, इससे ये क्लियर हो जाती है और याद हो जाता है, मतलब ठीक है। जबकि गंगा का दक्षिणी मैदान जो है वो गंगा में दक्षिण दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना हुआ है। उत्तरी मैदान का विस्तार पश्चिम एवं पूर्वीय चंपारण यानी तराई क्षेत्र में समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार आदि जिलों में है।
बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाया जाता है जिसे कि चौर या मन कहा जाता है। चौर का प्रमुख उदाहरण पश्चिम चंपारण का लखनी चौर, पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर और सुंदरपुर चौर आदि है। दक्षिणी मैदान गया, राजगीर, गिरियक, बराबर, खड़गपुर, शेखपुरा, जमालपुर, बिहार शरीफ आदि पहाड़ियों से घिरा त्रिभुजाकार मैदान है। दक्षिणी मैदान जो है, इस क्षेत्र में टाल जो है ये निम्न भूमि है। टाल क्षेत्र पाए जाते हैं जिनका विस्तार पटना के लखीसराय तक है। इस टाल क्षेत्र में बढ़ैया एवं मोकामा टाल क्षेत्र प्रसिद्ध है। कौन कौन से टाल क्षेत्र प्रसिद्ध है? बढ़ैया और मोकामा टाल क्षेत्र। गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृति क्षेत्र दियारा भूमि है। कौन सी भूमि है? दियारा भूमि है। उत्तरी गंगा मैदान में चौर जो निम्न भूमि है, चौर और मन गोखुर झील है, इसकी आकृति पाई जाती है। उत्तरी गंगा मैदान में चौर और मन की आकृति पाई जाती है। अब दो पठार था, दो क्षेत्र। अब दक्षिणी पठारी क्षेत्र को समझते हैं। तो ये पश्चिमी कैमूर से लेकर के पूर्व में बांका तक विस्तृत है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ये नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। कौन कौन से चट्टानों से? नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से। इसके अंतर्गत रोहतास एवं कैमूर जिले में कैमूर का पठार है जहाँ पे बलुआ पत्थर मिलते हैं। गया, मंदार, बराबर और जेवियन की पहाड़ियाँ, राजगीर और शेखपुरा पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ, मुंगेर और जमालपुर की पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गया, मंदार, बराबर और जेवियन की पहाड़ियाँ, राजगीर और शेखपुरा पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ, मुंगेर और जमालपुर की पहाड़ियाँ हैं। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। सोन नदी जो है वो कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। ये मैप से आप देख सकते हैं। अब बिहार की प्रमुख नदियां समझते हैं हम लोग। बिहार में 3.52 हेक्टेयर में जल क्षेत्र का विस्तार है। कितने हेक्टेयर में? 3.52 हेक्टेयर में है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 3.8% हिस्सा है। स्रोत जो ये लिया गया है सोर्सेस, वो आर्थिक समीक्षा 2021 की है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती हैं। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियाँ। बिहार की सीमा में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी गंगा है। ये बिहार में भोजपुर और सारण जिलों के मध्य सीमा बनाती हुई प्रवेश करती है। गंगा की, बिहार का जो मैप है वो आप देखते रहें, गंगा की सहायक नदियों में गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा यानी सरयू, कोसी, महानंदा इत्यादि प्रमुख है। अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकल करके गंडक नदी नेपाल में होते हुए, किधर? नेपाल में होते हुए उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक नगरों में बहती हुई मुजफ्फरपुर और सारण जिलों की सीमा बनाती हुई गंगा में मिलती है। ठीक है, अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकल करके गंडक नदी नेपाल होते हुए उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक नगरों से बहती हुई मुजफ्फरपुर और सारण जिलों की सीमा बनाती हुई कहाँ पे मिलती है? गंगा में जा कर के मिलती है। सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकली बूढ़ी गंडक पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में बहती हुई कहाँ पे जाके मिल जाती है? खगड़िया के गंगा में मिल जाती है। खगड़िया में गंगा मिल जाती है। इसे आप बिहार की मैप से देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसे गंगा की 7 धाराओं में से एक मानी जाने वाली गंडकी नदी का प्रतिरूप माना जाता है। इसे शुरुआत में सिकराना नदी के नाम से भी जानते हैं। बाणगंगा, हरहरा, मनियरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? बाणगंगा, हरहा, मनियरी। हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकली बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अक्सर अपना प्रवाह मार्ग बदल लेती है, जिससे दरभंगा, मधुबनी तथा मुजफ्फरपुर जिलों में अत्यधिक जान माल की हानि होती है। लाखनदे, चकनाहा, लाल बकैया, जमुने, बागमती, कोला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेपाल के सप्त कौशिकी से निकलने वाली कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहते हैं। ये गंगा से मिलने के पूर्व स्वयं डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। अमरकंटक से निकल कर के सोन नदी झारखंड के पलामू और बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिलों की सीमा बनाते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है। फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। गया के निकट इसका विशाल पाठ है।
बिहार के बेगूसराय में कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल की झील है। इंपॉर्टेंट है ये, बिहार के बेगूसराय में कांवर झील एशिया की सबसे बड़े शुद्ध जल की झील है, जो कि आर्द्र भूमि स्थल पे है। ये आर्द्र भूमि स्थल में है। अब आगे हम इस चार्ट के ज़रिए समझेंगे। अगर आप मैप देखेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी आपको। नदी है, ये कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाके मिलती है, वहाँ पे मिलने के बाद इसका क्या नाम हो जाता है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले गंगा नदी उद्गम स्थल है। ये गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री के गोमुख से उत्तराखंड में, और जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वहाँ पे अपना संगम बनाती है मोहना। ये पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर जिले के तट पर स्थित है। भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है। घाघरा नदी सरयू, इसका उद्गम स्थल है, कहाँ से निकलती है, मापचा चुंगू ग्लेशियर से, तिब्बत के पठार से, और जाकर के गंगा नदी में मिलती है रेविलगंज सारण में। गुथानी सिवान के समीप बिहार में प्रवेश करती है घाघरा नदी। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। घाघरा की लंबाई है 917 किलोमीटर। ठीक है। गंडक नदी, गंडक नदी का उद्गम स्थल है नेपाल हिमालय। कहाँ से निकलती है, अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप है ये, नेपाल हिमालय से, और कहाँ पे जाकर के मिलती है, गंगा नदी में संगम बनाती है पहलेजा घाट के निकट पटना में। नेपाल में सप्तगंडकी के नाम से गंडक नदी प्रसिद्ध है। इसकी 7 मुख्य सहायिकाएँ हैं। कौन कौन सी, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, मसियांगदी, सेती, दरौंदी, मादी और काली गंडक। गंडक की 7 मुख्य सहायिकाएँ हैं, त्रिशूली, दरौंदी, बूढ़ी गंडक, मादी, सेती, मसियांगदी और काली गंडक। ठीक है। नारायणी शालिग्रामी के नाम से ये प्रसिद्ध है गंडक नदी। इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर। हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर तट पर बसे नगर हैं इसमें, इसके तट पे बसे हुए नगर है। कौन कौन से, हाजीपुर है, सोनपुर है, मुजफ्फरपुर है। आगे अगली नदी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल है चौतरबा और बिशंबरपुर पश्चिम चंपारण में। उद्गम और इसका मुहाना है गंगा नदी खगड़िया के निकट। लंबाई है लगभग 320 किलोमीटर। मसान, बलौर, पंडई, सिकता, तिलवे, त्यूर, धनौती, कोहरा, दंदा, ये सारी बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, तिलवे, धनौती, त्यूर, मसान, बलौर, पंडई, सिकता, तंदा और कोहरा। बाढ़ के दिनों में बूढ़ी गंडक जो है ये अपना मार्ग बदल लेती है। बागमती नदी का उद्गम स्थल है, कहाँ से निकलती है, शिवपुरी श्रेणी से, हिमालय से, नेपाल से निकलती है, और कहाँ पे जाके मिलती है, कोसी नदी में, बदला घाट पे इसका मुहाना है। इसकी कुल लंबाई है 589 किलोमीटर। ठीक है। कमला नदी कहाँ से निकलती है, महाभारत श्रेणी से, सिंधुलिया गढ़ी से, कहाँ से, नेपाल से, कहाँ पे जाके मिलती है, बागमती में, बदला घाट के पास। मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है कमला। इसकी सहायक नदियां हैं मैनावती, धौरी, बलान, मुख्य सहायक नदियां हैं इसकी, और इन नदियों से मिलने के बाद इसका नाम बदल करके कमला बगान हो जाता है। ठीक है। मधुबनी जिले में जयनगर के पास में भारत में प्रवेश करती है कमला। इसकी कुल लंबाई है 328 किलोमीटर। कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहते हैं, नेपाल और तिब्बत से निकलती है, जाके गंगा नदी मिलती है। कुर्सेला कटिहार जिला पे अपना मुहाना है, इसका संगम बनाती है। अरुण, सोनकेसी और तमूर कोसी संगम, अरुण, सुनकेसी और तमूर कोसी के संगम से कोसी बनाती है, हिमालय क्षेत्र से ये। ठीक है। भारतीय सीमा में हनुमान नगर के समीप नेपाल से प्रवेश करती है कोसी नदी। मार्ग परिवर्तन के लिए कोसी कुख्यात है, बिहार का शोक कहा जाता है इसे। महानंदा नदी कहाँ से निकलती है, दार्जिलिंग से निकलती है, और कहाँ पे संगम जाके मिलती है, गंगा नदी पे, गोडागारी घाट पे, बांग्लादेश में जाकर के। ठीक है। महानंदा जो है वो दार्जिलिंग से निकलती है। उसके बाद ये उत्तर दिनाजपुर, बिहार के किशनगंज, मालदा जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से होते हुए ये बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। महानंदा की लंबाई है 360 किलोमीटर। सोन नदी मैकाल पर्वत से इसका उद्गम स्थल है, अमरकंटक श्रेणी से, मध्य प्रदेश में है जो कि, और ये जाकर के कहाँ पे मिलती है, गंगा नदी में, पटना के निकट। लंबाई इसकी 784 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में ये प्रवाहित होती है। कहाँ पे सोन नदी प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड और बिहार में। सोन की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल। कौन कौन सी, गोपद, रिहंद, कन्हार, बनास, उत्तरी कोयल। अगली नदी है पुनपुन।
जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पलामू झारखंड से। कहाँ पे जाके मिलती है? गंगा नदी पे, फतुहा पटना में। कर्मनाशा नदी इंपॉर्टेंट है। कर्मनाशा जो है वो कैमूर पर्वत से निकलती है। कैमूर कहाँ पे? बिहार से। और कहाँ पे जाके मिलती है? चौसा गंगा नदी में, चौसा में। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कर्मनाशा सीमा बनाती है। बिहार में इसे अशुभ या अपवित्र नदी माना जाता है, कर्मनाशा को। नाम भी है अजय। अजय का उद्गम स्थल है देवघर, देवघर और झारखंड। सॉरी, देवघर कहाँ पे है? झारखंड में है। तो यहाँ देवघर से इसका उद्गम स्थल है। कहाँ पे जाके मिलती है? पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी में। ये बिहार के मुंगेर जिले में प्रवाहित होती है, अजय नदी। किऊल, किऊल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है तीसरी पहाड़ी क्षेत्र, खरगडिया में। खरगडिया गिरिडीह कहाँ पे है? ये झारखंड में है। कहाँ पे मिलती है? गंगा नदी में। सूरजगढ़ लखीसराय में गंगा नदी में जाके मिलती है। बिहार और झारखंड में प्रवाहित होती है किऊल। जमुई लखीसराय किऊल नगर तट पर है। जमुई लखीसराय जो है वो किऊल नगर तट पे है। और अगली नदी है फल्गु। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है लीलाजन, निरंजना और मोहना के संगम से, गया बिहार में। कहाँ पे जाके मिलती है? पुनपुन नदी पे। बौद्धों और हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है ये फल्गु। और पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए भी प्रसिद्ध है, यहीं पे होता है। कौन सी नदी? फल्गु। तो ये 14 नदियाँ थी। कावरतला, कांवर झील को 21 जुलाई 2020 को रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया है, कावरताल को। ये 26.20 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में विस्तृत है। गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? ध्यान दीजिए मैप पे। घाघरा है, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा। ये गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियां हैं। गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है और किऊल है। आगे महत्वपूर्ण ये जलकुंड है। जलकुंड इनका कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल कौन कौन से हैं? कहाँ से, किस जगह से निकलती है? ब्रह्मकुंड जो है ये राजगीर से निकलती है। सबसे अधिक गर्म ये कुंड है राजगीर में, ब्रह्मकुंड। सप्तधारा या सतधरवा, इसका भी उद्गम स्थल राजगीर है। सूर्य कुंड का उद्गम स्थल राजगीर है। मखदूम कुंड भी राजगीर में उद्गम स्थल है। ऋषि कुंड का उद्गम है मुंगेर से। सीता कुंड मुंगेर, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड भी मुंगेर। आगे बिहार की ये प्रमुख जलप्रपात हैं। किस जिले से निकलती है? क्या विशेषताएं हैं इसका? तलहार कुंड कैमूर जिला में है। तलहार जो ये जलप्रपात है ये कैमूर जिले में है, दुर्गावती नदी के समीप है। कैमूर पठार पर इसकी अवस्थिति है। ऊंचाई इसकी लगभग 80 मीटर है। ठीक है। करकटगढ़ जो कि चैनपुर में है, ये भी कैमूर जिले में है। ये जलप्रपात कैमूर पर्वत श्रृंखला पर उत्तर प्रदेश सीमा के निकट है। ककोलत जलप्रपात ककोलत में है, नवादा जिला में। ठीक है। और ककोलत पहाड़ी पर इसकी अवस्थिति है। ऊंचाई इसकी 150 से 160 फीट है। तुतला प्रपात सासाराम जिले में है और तुतला भवानी मंदिर के निकट है ये तुतला प्रपात। मजहर कुंड सासाराम में है। ताराचंदी कैमूर पहाड़ी पे। धुआं कुंड सासाराम में है, मजहर कुंड के निकट धोबा नदी पे। और 30 मीटर ऊंचाई है इसकी, 30 मीटर ऊंचा है। तो ये हैं जलप्रपात और कुंड हैं, झील हैं। कौन से जलप्रपात कहाँ पे हैं? ये आपके पश्चिम चंपारण है, बिहार का ये मैप है। ठीक है। पूर्वी चंपारण इधर है, इधर आपका गोपालगंज है, इधर सीतामढ़ी है। वैशाली में बरैल झील है। वैशाली में क्या है? बरैल झील है। और आपका बेगूसराय में काबरताल है। ये बिहार में प्रथम रामसर आर्द्रभूमि स्थल लिया गया है, इसको काबरताल है। ठीक है। कटिहार में गोगाबेल झील है। नालंदा में ब्रह्मकुंड जो कि सबसे गर्म कुंड है, ये सबसे गर्म है, ये राजगीर में है। सूर्य कुंड है आपका यहाँ पे, सूर्य कुंड भी है। नालंदा में आपके कौन कौन से कुंड है? ब्रह्म कुंड है, सूर्य कुंड है, घोड़ा कटोरा झील है, पांडु पोखर है। कहाँ पे? राजगीर में। और कैमूर में तलहार कुंड जलप्रपात है, करकटगढ़ जलप्रपात है।
ठीक है। मुंगेर में आपके कौन कौन से कुंड हैं? मुंगेर में ऋषि कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है और रामेश्वर कुंड है। गया में तपोवन है जो कि गर्म जल कुंड है। कहाँ पे है? गया में। रोहतास में तुतला प्रपात है, सासाराम में, सासाराम जिले में। और मंझर कुंड है, धुआं कुंड जलप्रपात है, कशिश जलप्रपात है। ये किस क्षेत्र में है? रोहतास में है। ठीक है। बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.8% है। बिहार में पिछले 10 वर्षों के दौरान बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र में कुल मिलाकर के लगातार वृद्धि हुई है और उसके कुल सिंचित क्षेत्र जो है 2009-10 में 44.33 लाख हेक्टेयर था जो कि 2.12% की वार्षिक दर से बढ़कर के 2018-19 में 54.93 लाख हेक्टेयर हो गया है। नलकूप सिंचाई की बात करें तो इसका मुख्य स्रोत है जो कि कुल सिंचित क्षेत्र के 63.5% की सिंचाई के लिए जिम्मेदार है। 2018-19 में नहरों से सिंचाई का क्षेत्रफल 16.6 लाख हेक्टेयर है जो कि कुल सिंचित क्षेत्र का 30.2% है। 2009-10 में नहरों से सिंचित क्षेत्र 10.58 लाख हेक्टेयर ही था जो कि नहरों से सिंचित के क्षेत्रफल में वृद्धि अत्यंत प्रशंसनीय है। अब ये बिहार की मिट्टियाँ हैं, कौन सी मिट्टी है और ये मिट्टी किस ज़िले में है, किस मैदानी क्षेत्र में है? गंगा का उत्तरी मैदानी क्षेत्र में पर्वतपदीय चूनेदार मिट्टी है। ये किस किस ज़िले में आती है? पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में। तराई मिट्टी पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक में। बांगर, ये सारे आपके गंगा के उत्तरी मैदान की तरफ है। पूर्णिया, सहरसा जो कि कोसी नदी क्षेत्र का है, यहाँ पे बांगर मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी आपकी दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में, सारे यहाँ पे अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। इसे करैल या कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है। बलसुंदरी मिट्टी पूर्णिया से दक्षिणी भाग में सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फर के दक्षिणी भाग तक है और सारण एवं चंपारण के कुछ भाग में मिलता है ये। खादर मिट्टी आपकी नवीन जलोर मिट्टी, यहाँ पे खादर मिट्टी जो है वो नवीन जलोर मिट्टी है। इसके बाद आपकी गंगा का दक्षिणी मैदान में टाल मिट्टी पाई जाती है, बक्सर से पिपरहंती तक में। यहाँ पे आपके पटना, मुंगेर और भागलपुर में अधिकता है इसकी। बलथर मिट्टी जो है वो कैमूर पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र के निकट है। लोहा का अंश अधिक होने के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। लाल बलुई आपका कैमूर और रोहतास के पठारी भाग में है। मोटे अनाजों की खेती के लिए ये उपयुक्त होती है, लाल बलुई। तालाबों से सिंचाई के क्षेत्रफल में मामूली वृद्धि हुई है जो कि 2009-10 के 86 लाख हेक्टेयर से 2018-19 में 115 लाख हेक्टेयर हो गया है। सर्वाधिक 3.4 लाख हेक्टेयर सकल सिंचित क्षेत्र रोहतास जिले में था जो कि सबसे कम 0.26 लाख हेक्टेयर शिवहर जिले में है। गौरतलब है कि नहरों से सिंचाई के मामले में भी 2.56 लाख हेक्टेयर के साथ में रोहतास जो है वो शीर्ष पर था, जिसके बाद में आपके पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद का स्थान है। राज्य में नहरों से कुल सिंचाई में 3 जिलों का संयुक्त हिस्सा है। कितना? लगभग 3.56%। मतलब था राज्यों में नहरों से कुल सिंचाई में 3 जिलों का संयुक्त हिस्सा, जो ये 3 जिले आपने ऊपर देखा उसका संयुक्त हिस्सा लगभग 35.6% था। 2018-19 में समस्तीपुर जिले की सर्वाधिक 2.35 लाख हेक्टेयर जमीन नलकूपों से सिंचाई के लिहाज से सुसज्जित थी, जिसके बाद में सीतामढ़ी और कटिहार का स्थान आया है। सीतामढ़ी 1.89 लाख हेक्टेयर, कटिहार का 1.83 लाख हेक्टेयर था।
2009-10 में सकल शस्त्र क्षेत्र के साथ में सकल सिंचित क्षेत्र का अनुपात 60.8% था, जो कि 2018-19 में बढ़कर के 74.2% हो गया है। सिंचित क्षेत्र बढ़ने से फसल सघनता में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, जो कि 2009-10 के 136.8% से 2018-19 में 143.3% हो गया है। बढ़ोतरी हुई है, सुधार हुआ है मतलब। 2019-20 में इन योजनाओं के जरिए सृजित कुल सिंचाई क्षमता 21.48 लाख हेक्टेयर थी। 2019-20 में दुर्गावती जलाशय योजना, चाकन सिंचाई योजना, निचली किऊल नदी घाटी परियोजना का आधुनिकीकरण, नौमा सिंचाई योजना का पुनः स्थापना, लखीसराय जिले में गेट युक्त चेक डैम का पुनर्निर्माण, लवाई रामपुर बराज योजना के तहत में अतिरिक्त कमांड क्षेत्र में सिंचाई क्षमता के निर्माण जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन करके नई सिंचाई क्षमता हासिल की गई है। बिहार में सिंचाई क्षमता की स्थिति क्या है 2017-18 से अब 2019-20 में? तो ये 2019-20 में ही डेटा आए हुए थे, ठीक है। सिंचाई के ये प्रकार हैं। 2017-18 में कितना था, 19 में कितना था, 20 में कितना था। वैसे मैं आपको 20 का ही बताऊंगी, बाकी आप कंपेयर कर सकते हैं। वृहद एवं मध्यम सिंचाई की सृजित क्षमता 2019-20 में 36.89 हेक्टेयर हो गया, लाख हेक्टेयर में। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, कितने क्षेत्रफल में? 36.89 लाख हेक्टेयर में। और प्रयुक्त क्षमता इसकी है, सृजन करने की क्षमता आपकी 36.89 है और प्रयुक्त करने की क्षमता 25.82 लाख हेक्टेयर में है, ठीक है। जो कि 2017-18 में कितना था? इसकी चरम क्षमता थी वृहद एवं मध्यम सिंचाई की, मतलब उच्च स्तर पे और मध्यम सिंचाई में 53.53 और सृजित क्षमता मतलब सृजन करने की जो क्षमता थी 36.55 थी, प्रयुक्त क्षमता थी 23.80। 2018-19 में इतना हो गया, जाके 19-20 में अब जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो इतना है। लघु सिंचाई की बात करें थोड़े निचले स्तर पे, तो ये 2019-20 में 43.58 लाख हेक्टेयर में है इसका क्षेत्रफल। प्रयुक्त क्षमता 39.22 है। भूतल सिंचाई, भूतल पे, ठीक है, कितना? 2019-20 में इसकी सृजित क्षमता कितनी है? 9.37 लाख हेक्टेयर, प्रयुक्त क्षमता 8.43। भूजल सिंचाई की बात करें तो 34.21 और प्रयुक्त क्षमता कितनी है? 30.79। तो इसका योगफल आपका है 2019-20 में 80.47 क्षेत्रफल में, और प्रयुक्त क्षमता कितनी है? सृजित क्षमता आपकी 80.47 है, प्रयुक्त करने की क्षमता है 65.04। तो ये आपका बिहार में सिंचाई क्षमता थी, क्षमता की स्थिति। वृहद एवं मध्यम सिंचाई के तहत सिंचाई क्षमता सृजन, ये किस योजना के तहत कितनी सृजित सिंचाई क्षमता रखी गई है, कितने हेक्टेयर में? 2019-20 में यही आंकड़े आए हुए, तो उसके बाद नहीं आए हैं, ठीक है। दुर्गावती जलाशय योजना के तहत सृजित सिंचाई क्षमता 400 हेक्टेयर में है। चाकन सिंचाई योजना 2551 हेक्टेयर में है। निचली किऊल नदी घाटी परियोजना के आधुनिकीकरण के तहत दाई मुख्य नहर और नंदनामा उपवितरणी के लाइनिंग के साथ में कुंदरवीर का बराज में परिवर्तन, कितने हेक्टेयर में ये सृजित सिंचाई क्षमता रखी गई है? 6926 हेक्टेयर में। लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड में नौमा सिंचाई योजना की पुनः स्थापना और इसके ढांचे का निर्माण 3000 हेक्टेयर में है। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड में मनिकपुर गांव के समीप एक लेन वाले पुल के निर्माण के साथ में गेट युक्त चेक डैम का पुनर्निर्माण कितने हेक्टेयर में ये हुआ है? 400 इसकी क्षमता रखी गई है। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड में रामपुर चंदपुरा ग्राम पंचायत में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जोरे पैन और बहराइन पैन तथा समदा आहर में चहका का पुनर्निर्माण, कितने सृजित सिंचाई क्षमता इसकी है? 1000 हेक्टेयर में है। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड में सलेमपुर पूर्वी अथवा पश्चिमी, गोपालपुर और जकनपुरा ग्राम पंचायतों में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सलेमपुर खानपुर पैन का जीर्णोद्वार कितने हेक्टेयर में सृजित किया गया है? 1200 हेक्टेयर में। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड में कसना नदी, बैजू सोता और किरणपुर पैन में ढांचा निर्माण और तली की सफाई के लिए 1550 हेक्टेयर में। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड में गररवे नदी को पुनर्जीवित करके सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निस्ता गांव के समीप सी
अथवा आर निर्माण और विभिन्न स्थानों पर ढांचा निर्माण तथा तली की सफाई कितने स्टेजेस क्षमता रखी गई है सिंचाई की? 1350 हेक्टेयर में। लवाइच रामपुर बराज योजना के तहत में अतिरिक्त कमांड क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का निर्माण 300 हेक्टेयर में। जमुई जिले में घोरघट नाला और घोरघट वीयर निर्माण की योजना में 1266 हेक्टेयर में। लखीसराय जिले के हलसी और रामगढ़ प्रखंडों में बहुआर नदी का गौरा वीयर निर्माण तथा बघरा नदी पर भंवरिया चेक डैम, महशोरा वीयर और सिसमा वीयर का जीर्णोद्वार कितने हेक्टेयर में सृजित है क्षमता? 1300 हेक्टेयर में, 1300 हेक्टेयर में। मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड में अररिया गांव के समीप में सुगरवे डाइवर्सन हेड वर्क्स कितने हेक्टेयर में है? 538 हेक्टेयर में। तो ये योगफल आपका 21,481 हेक्टेयर में है। 2019-20 में लघु सिंचाई योजनाओं में कुल 1.55 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई उपलब्ध कराई गई। इसमें से लगभग 57% सिंचाई नलकूप सिंचाई के जरिए उपलब्ध हुई, जिसमें कि राजकीय और निजी दोनों तरह के नलकूप शामिल है, राजकीय भी शामिल है और निजी भी शामिल है। इसके बाद आपके आहर पईन सहित तालाबों में 0.66 लाख हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा मिली, जो कि लघु सिंचाई स्रोतों से जुड़ी कुल सिंचाई का 42.8% है। जल संरक्षण और सिंचाई के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इस योजना के तहत सारे सार्वजनिक आहर पईन और तालाबों का जीर्णोद्वार और बरसात में पानी इकट्ठा करके सिंचाई के मकसद के बाद उसका उपयोग करने के लिए छोटी नदियों, नालों आदि पर चेक डैम या फिर वीयर का निर्माण किया जाना है। लघु जल संसाधन विभाग ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत में आहर पईन तालाब, चेक डैम और सिंचाई की 1659 योजनाओं को हाथ में लिया है। कितने? 1659 योजनाओं को हाथ में लिया है। जुलाई 2020 तक उनमें से 1093 पूरी हो गई है और बाकी शेष 566 में कार्य प्रगति पर है। पूरी हुई सिंचाई योजना के कुल 88,930 हेक्टेयर कृषि कमांड क्षेत्र में सिंचाई और 590 लाख घन मीटर जल भंडारण क्षमता सृजित की गई है। अभियान की योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण अधोसंरचना विकास कोष यानी RIDF और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY के बजट शीर्ष के तहत में किया गया है। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। ये बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट गंडक नदी पर निर्मित है। गंडक परियोजना से दो नहरें निकाली गई हैं। कौन कौन सी? तिरहुत नहर जो कि पश्चिम की ओर से निकाली गई है और दूसरा सारण नहर पूर्व की ओर से। तिरहुत नहर से सारण जिले के 4.8 लाख हेक्टेयर भूमि की, जबकि सारण नहर से चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों की लगभग 6.9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। बिहार की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना सोन परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी के पास में बारू नामक स्थान पर बांध बना करके किया गया था। डेहरी के पास से सोन नदी से दो नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर की कुल लंबाई आपका 130 किलोमीटर है। इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना के लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। पश्चिमी सोन नहर में डेहरी के पास से निकलती है ये पश्चिमी सोन नहर। इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों से लगभग 3 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से? डेहरी जल विद्युत केंद्र कितने मेगावाट में? 6.6 मेगावाट का, और बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट का। 1973 में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सोन नदी से संबंधित जल बंटवारा समझौता किया गया। बाढ़ सागर जलाशय का निर्माण मध्य प्रदेश से शहडोल जिले में सोन नदी पर बांध बना करके किया गया है। बाढ़ सागर समझौते के तहत में सोन और सहायक नदियों का कुल वार्षिक जल प्रवाह 14,250 लाख एकड़ फीट संभावित है। कितना? 14,250 लाख एकड़ फीट जो है संभावित है, जिसमें कि बिहार को 7,750 लाख एकड़ फीट, उत्तर प्रदेश को 1,250 लाख एकड़ फीट और मध्य प्रदेश को 5,250 लाख एकड़ फीट आवंटित किया गया है। समझौते में ये भी प्रावधान किया गया था कि यदि सोन के क्षेत्र में
कम जल उपलब्धता होगी तो तीनों राज्यों के हिस्से में जो कटौती होगी उससे सोन नहर के लिए सुरक्षित 50 लाख एकड़ फीट जल आवंटित प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, बाणसागर जलाशय से मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश कितने रेशियो में है? 2:1:1 के अनुपात में जल आवंटित किया जाएगा और इसके निर्माण की लागत भी इसी अनुपात में बांटी गई थी, 2:1:1 के। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य नहरों का भी बिहार में विकास किया गया है, जैसे कि ढाका नहर का पूर्व चंपारण से, तेऊर नहर का पूर्व चंपारण में तेऊर नदी पर, कमला नहर का कमला नदी पर जो कि दरभंगा और मधुबनी जिले में है, सकरी नहर का सकरी नदी पर गया और मुंगेर जिले में है, यमुना नहर का यमुना नदी के बाईं ओर से जहानाबाद जिले में। दुर्गावती जलाशय योजना कैमूर और रोहतास जिलों में सिंचाई की योजना है। दुर्गावती जलाशय योजना जो है वो कैमूर और रोहतास जिलों की सिंचाई योजना है। दुर्गावती नदी कैमूर की पहाड़ी से निकल करके कर्मनाशा नदी पर मिलती है। ऊपरी किऊल जलाशय परियोजना किऊल नदी पर बांध बना करके निर्मित की गई है। इससे लखीसराय और मुंगेर में सिंचाई होती है। बागमती परियोजना की बात करें तो इसके अंतर्गत सीतामढ़ी के ढांग के पास में रामनगर में बांध बना करके नहर निकाली गई है। बरनाल जलाशय जमुई जिले की बरनाल नदी पर निर्मित है। कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन यानी CADWM का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के तहत किया जा रहा है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना के तहत प्राथमिकता वाली 99 चिन्हित योजनाओं में से 2 योजनाएं बिहार में हैं। कौन कौन सी? दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना। आगे बात करेंगे सिंचाई परियोजनाओं की। तो ये सिंचाई परियोजनाएं हैं कौन कौन सी? वृहद सिंचाई परियोजनाएं के तहत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल रहेगा। मध्यम सिंचाई परियोजना में 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्रफल में होगी। लघु सिंचाई परियोजनाएं 2,000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य क्षेत्रफल में। तो ये 3 परियोजनाएं थी। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना, ये योजना राज्य के सभी 38 जिलों में हर प्रखंड में चल रही है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना नवादा, रोहतास, कैमूर और सीतामढ़ी में चल रही है। इस योजना के तहत में दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना का विकास किया जा रहा है। अभी चालू सिंचाई योजना कौन कौन सी चल रही है? मतलब चालू सिंचाई योजना में आपके वृहद में, मध्यम में, तो चालू वृहद सिंचाई योजनाएं आपकी पश्चिमी कोसी नहर परियोजना अवशेष कार्य है। उत्तर कोयल जलाशय योजना चल रही है चालू में। बटाने जलाशय योजना है। बरनार जलाशय योजना का निर्माण कार्य हो रहा है जो कि सोनो का उजवे सहित। कुंडघाट जलाशय योजना, बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना, ढाढर मोड़ योजना डाइवर्जन, दुर्गावती बाया मुख्य नहर से निःसृत सिंचाई योजना का निर्माण कार्य, दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना। तो ये वृहद सिंचाई योजना थी। अब चालू मध्यम सिंचाई योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं? बेहुल नदी पर लक्ष्मीपुर ग्राम के निकट बांध का निर्माण कार्य, दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड स्थित गरौल बांध सिंचाई योजना, दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड पुरानी कमला नदी के बघेला घाट पर सिंचाई योजना, दरभंगा जिला के अंतर्गत टिकमा नदी पर सिंचाई योजना, मुंगेर जिला के अंतर्गत पहाड़ियों से निःसृत झरनों जल स्रोतों पर आधारित सिंचाई योजना का निर्माण कार्य, मुंगेर जिला के अंतर्गत इंद्ररुख चेक डैम के ऊपरी प्रवाह यानी अपस्ट्रीम में झाना नदी अथवा डकरा नदी के गाद सफाई का कार्य, जहानाबाद जिला के अंतर्गत सेंधवा चेक डैम का निर्माण कार्य, मसौरी प्रखंड में धरधा नदी पर बेर्रा ग्राम के निकट बेर्रा बराज का निर्माण कार्य, सारे मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं। जमुई जिला के अंतर्गत घोरघट नाला में घोरघट बांध योजना का निर्माण कार्य, नालंदा जिला के अंतर्गत में आपके रहोई प्रखंड के मई फरीदा पंचायत में पंचानी नदी पर बांध निर्माण कार्य, नालंदा जिला के अंतर्गत वेन प्रखंड में छकौरी बिगहा एवं मुरबावा स्थित बांध के निर्माण एवं मरम्मत कार्य, नालंदा जिला के अंतर्गत चंडी प्रखंड में दयालपुर के पास में मुहानी नदी को चिरैया नदी से जोड़ने का कार्य, कचनावा बांध का निर्माण कार्य हो रहा है। मुहानी नदी बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई योजना, मलई बराज योजना का निर्माण कार्य, कर्मनाशा नदी पर आपकी
जैतपुरा पंप नहर योजना का निर्माण कार्य, धौस नदी पर बलवा बराज निर्माण कार्य, मंडई योजना, कर्मनाशा नदी पर निकृष पंप नहर योजना का निर्माण कार्य, दनबार झील जल निकासी एवं सिंचाई योजना, सारी मध्यम सिंचाई योजनाएं थी। आगे बढ़ते हैं। पूरी की गई प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं जो कि पूरी कर जा चुकी है, तो उसका कार्य का नाम क्या है और इससे किस किस जिलों को लाभ मिला है, लाभार्थी जिले कौन कौन से हैं। सोन नहर प्रणाली में आपके भोजपुर लाभार्थी जिला है, रोहतास है, पटना है, जहानाबाद, गया और औरंगाबाद है। सोन नहर प्रणाली से सोन उच्च स्तरीय नहर में आपके रोहतास को लाभ हुआ है, औरंगाबाद और गया कैमूर को। बदुआ जलाशय योजना से कौन से जिला लाभार्थी हुए हैं, भागलपुर, और मुंगेर, ठीक है। चंदन जलाशय योजना से किस जिलों को लाभ मिला, भागलपुर को। निचली मोरहर सिंचाई योजना से गया को, निचली किउल जलाशय योजना से मुंगेर को, कोसी प्रोजेक्ट सम्मिलित राजपुर नहर से पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, सुपौल और अररिया लाभार्थी जिले हैं। कोयरा बांध से लाभार्थी जिले हैं कैमूर, मूसाखंड सिंचाई योजना से कैमूर, गंडक परियोजना सम्मिलित त्रिवेणी ढाका नहरें से लाभार्थी जिला है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। अगला, लीला जन सिंचाई योजना से लाभार्थी जिला है गया, सकरी सिंचाई योजना से गया, नवादा, उदर स्थान सिंचाई योजना से जहानाबाद, गया और नालंदा, ऊपरी मोरहर सिंचाई योजना से लाभार्थी जिला है गया, नवादा, कमला, बलान और त्रिशूला सिंचाई योजना से लाभार्थी जिला है मधुबनी। पूर्ण मध्यम सिंचाई योजनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत हैं। अद्री सिंचाई योजना औरंगाबाद, बिरहा सिंचाई योजना गया, चोरथंडा सिंचाई योजना गया, धुआं सिंचाई योजना से लाभार्थी जिला है औरंगाबाद, हुलई सिंचाई योजना से औरंगाबाद, केशर सिंचाई योजना औरंगाबाद, कंचन सिंचाई योजना औरंगाबाद, निचली कारावार सिंचाई योजना औरंगाबाद, मनसा सिंचाई योजना औरंगाबाद, नीरा सिंचाई योजना भी औरंगाबाद। अब ऊपरी करीबार सिंचाई योजना से लाभार्थी जिला है गया, टेकरी सिंचाई योजना से गया, अजन अथवा यानी कुकुरजाप जलाशय योजना से लाभार्थी जिला है जमुई, अमृति सिंचाई योजना से जमुई, बदुआ बेलहरमा लिंक नहर से बांका, बागरा सिंचाई योजना मुंगेर, बाजन सिंचाई योजना जमुई, बसकुंड जलाशय योजना लखीसराय, ठीक है। बागरा सिंचाई योजना से किस जिले को है, मुंगेर को, बाजन सिंचाई योजना से जमुई को। बेलहरना जलाशय योजना से कौन सा जिला है, बांका, तारकोल जलाशय योजना से लाभार्थी जिला है नवादा, ओरहनी जलाशय योजना से भागलपुर, बेलिया बांध योजना से जमुई, बिलासी जलाशय से बांका, चिचरुओन पंप योजना से मुंगेर, ढाकरा जलाशय योजना आपके भागलपुर में को लाभ मिलेगा, फिरंगी बीघा योजना से लाभ हुआ है शेखपुरा को, जलकुंड जलाशय योजना मुंगेर, कैलाश घाटी सिंचाई योजना जमुई, कमरगंज पंप नहर भागलपुर, करिहरी छिछली योजना जमुई, कोरिहारी सिंचाई योजना जमुई, नवादा और शेखपुरा जिला, खलखलिया बांध गोबुआ बांध योजना भागलपुर जिला, खड़गपुर झील सिंचाई योजना से कौन सा जिला लाभार्थी है, मुंगेर है, खंडबेरी सिंचाई योजना से मुंगेर है, कुंडघाट जलाशय जो कि जलाशय है ये योजना जमुई से है, महीन बांध योजना मुंगेर में, महमूदा सिंचाई योजना से लाभार्थी जिला है भागलपुर, मोरवे जलाशय योजना से लखीसराय, नागी जलाशय योजना से जमुई, निकटी जलाशय योजना से मुंगेर, श्रीखंडी सिंचाई योजना से जमुई, सनहौला बांध योजना से भागलपुर, सूरजगढ़ पंप नहर योजना से लखीसराय, तांती सिंचाई योजना से शेखपुरा, भरारी सिंचाई योजना से रोहतास, कामहारी सिंचाई योजना से आरा, काऊ सिंचाई योजना से रोहतास, सौरा योजना किस जिला को लाभ मिलेगा, कैमूर को, ठीक है।
बागमती सिंचाई योजना गया जिला को, बथुआ नंदिनी सिंचाई योजना जहानाबाद, सिनानी सिंचाई योजना नालंदा, ऊपरी जमुना सिंचाई योजना जहानाबाद, छरियारी सिंचाई योजना से लाभार्थी जिला है जहानाबाद, फिरंगी बीघा सिंचाई योजना से गया, घोरा कटोरा सिंचाई योजना से जो लाभार्थी राज्य है वो है बंद राज्य के, गोईठा सिंचाई योजना नालंदा। इतने सारे हैं, इसको याद करना थोड़ा सा इजी नहीं होगा, 2-3 बार इसे पढ़ना भी पड़ेगा। गोखले सिंचाई योजना से लाभार्थी जिला है गया, गुलसकारी सिंचाई योजना से गया, जाप जलाशय योजना पटना, कनबीघा सिंचाई योजना से लाभार्थी जिला है जहानाबाद, और करुआ सिंचाई योजना से पटना, कधार सिंचाई योजना से गया, कोल महादेव जलाशय से नवादा, कुल्थी सिंचाई योजना से नालंदा, लोकिन सिंचाई योजना नालंदा, महाबोधि सिंचाई योजना कहाँ पे है गया में, महमूद सिंचाई योजना से लाभार्थी जिला है जहानाबाद, महुगेन सिंचाई योजना से गया, मुदार सिंचाई योजना से नालंदा, निश्चलगंज सिंचाई योजना से नालंदा, नितिन सिंचाई योजना से गया, पैमार बांध योजना नालंदा और जहानाबाद, पाइन सिंचाई योजना शेखपुरा में, पंचेन सिंचाई योजना से लाभार्थी जिला है नालंदा, फुलवरिया जलाशय योजना नवादा में, पुराना सिंचाई योजना है नवादा में, और सांसी सिंचाई योजना है नालंदा में। ठीक है, नवादा में नहीं, नालंदा में है। श्रीनावा सिंचाई योजना भी नालंदा में है। आगे बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। कोसी जल विद्युत परियोजना कोसी नदी के लिए है, और ये नदी जो है, ये परियोजना बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी जल विद्युत परियोजना, सोन परियोजना सोन नदी पे, जो कि बिहार की ये परियोजना है, सोन परियोजना। गंडक परियोजना गंडक नदी तट पे, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की ये संयुक्त परियोजना है। तीनों राज्यों से संबंधित ये परियोजना है। किससे किससे लाभ हुए हैं वो आपको नीचे बताई जाएगी। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पे, और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त ये परियोजना है, बाढ़ सागर परियोजना। तो कोसी जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के मध्य इस परियोजना के लिए 1954 में आपसी सहमति हुई थी। इसके अंतर्गत नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया है। इस बैराज का निर्माण 1959 में शुरू हुआ था और 1963 में पूरा हुआ। पूर्वी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना एवं पश्चिमी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया था, और इसका निर्माण कार्य जो है 1961 में शुरू किया गया था। पूर्वी कोसी नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? अररिया है, सहरसा है, खगड़िया है, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा और कटिहार है। पश्चिमी कोसी नहर से जो लाभान्वित जिले हैं वो है दरभंगा, सुपौल, समस्तीपुर और मधुबनी। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना हुई थी 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। गंडक परियोजना की बात करें तो ये परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल के मध्य दिसंबर 1959 में एक समझौता हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिम चंपारण जिले में पूर्वीय जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। ये जल विद्युत परियोजना 1964 में प्रारंभ हुआ था और 1968 में पूरा हुआ। इस परियोजना के तहत में गंडक नदी पर 2 सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की गई। प्रथम पश्चिमी गंडक नहर परियोजना, इससे नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से नगर लाभान्वित हैं? देवरिया है, गोरखपुर है, महाराजगंज है और कुशीनगर है। इस परियोजना को 1961 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई थी। और द्वितीय है पूर्वी गंडक नहर परियोजना, इससे बिहार लाभान्वित होता है। इससे लाभान्वित जिले हैं मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, पश्चिम चंपारण, सारण, गोपालगंज और सीवान। ठीक है। सोन परियोजना, सोन नदी पर सोन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। इसके तहत में सोन बैराज, पूर्वी एवं पश्चिमी लिंक नहर और 2 नहर सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की गई हैं। सोन बैराज, जिसे कि इंद्रापुरी कदवन बैराज भी कहा जाता है, सोन बैराज को इंद्रापुरी बैराज भी कहा जाता है, और एक जलाशय है जिसका ये निर्माण 1960 में प्रारंभ हुआ था और 1965 में ये पूरा हुआ है। ठीक है। सोन पूर्वी और पश्चिमी लिंक नहर पर विद्युत गृह का निर्माण किया गया है, जिसे कि 1986 और 1993 में पूर्ण किया गया था। सोन नहर मुख्य यानी मेजर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले हैं भोजपुर, अरवल, पटना, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और बक्सर, कैमूर, भभुआ। सोन उच्च स्तरीय नहर मुख्य सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले हैं अरवल, कैमूर, गया, औरंगाबाद, रोहतास और जहानाबाद। सोन नहर प्रणाली भारत की प्राचीन नहर प्रणाली में से एक है।
1874 से परिचालन में है ये। आगे अन्य प्रमुख नहरें हैं। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पे है, कमला नहर कमला नदी पे, तिरहुत नहर गंडक नदी पे, और त्यूर नहर है गंडक पे। ये सारे नहरें हैं जो कि ये सारी नदियों में है। नदियों का अंतर संबंधन। बिहार राज्य की पानी के मामले में विरोधाभासी समस्या से पीड़ित है। बिहार राज्य पानी के मामले में उत्तर बिहार बाढ़ का सामना करता है तो दक्षिण बिहार सूखा प्रवण है। दक्षिण बिहार में सूखे के समाधान और उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा कम करने के लिए राज्य की नदियों को आपस में जोड़ने की योजनाएं हैं। कौन कौन सी? जल विद्युत परियोजनाएं। आगे हम जल विद्युत परियोजनाओं को जानेंगे। ये परियोजना से किस जिला को लाभ है, मतलब ये परियोजना किस जिले से संबंधित है। डेयरी परियोजना रोहतास से, वरुण औरंगाबाद संबंधित है। वाल्मीकि नहर पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। कटैया सुपौल से संबंधित है। अगनूर अरवल से। नसीरगंज परियोजना रोहतास जिले से संबंधित है। त्रिवेणी परियोजना पश्चिम चंपारण जिले में है। श्रीखंडी रोहतास में है। सेबारी रोहतास में है। बेलसार अरवल में है। अरवल परियोजना अरवल जिले में है जो किसी के नाम पे पड़ा। जैनागरा परियोजना रोहतास जिले में है। अब बिहार में बाढ़ से संबंधित चर्चा करेंगे हम कि बिहार जो है भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। यहाँ पे बाढ़ लगभग नियमित घटना है, हालांकि उसकी तीव्रता में अंतर होता है। राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है 68,800 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 94,163 किलोमीटर स्क्वायर का 73.06% है। उत्तर बिहार का मैदानी भाग बाढ़ के लिहाज से खास तौर पर असुरक्षित है। यहाँ की 76% आबादी बाढ़ प्रवण है। भारत के 400 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार के बाढ़ प्रवण क्षेत्र का हिस्सा जो है लगभग 17.2% है। इसी तरह से देश के कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% हिस्सा बिहार में निवास करती है। बिहार में बड़े पैमाने की बाढ़ों का मुख्य कारण ये है कि उत्तर बिहार की लगभग सारी नदियाँ उत्तर में स्थित नेपाल की तीखी ढाल से दक्षिण दिशा में बह करके आती है और अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाती है, जिससे कि नदियों के बेसिन उथले होते जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड से बह करके आने वाली नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये सारी नदियां अंततः विभिन्न स्थानों पर गंगा में मिल जाती है। वर्षा ऋतु में ऐसी सारी नदियां बिहार में बाढ़ संबंधी असुरक्षित स्थिति का स्रोत बनाती है। बाढ़ से बचने के लिए बिहार में 3,746 किलोमीटर और नेपाल में 68 किलोमीटर लंबाई में तटबंध बनाए गए हैं। इसके अलावा चंदन नदी बेसिन में 101 किलोमीटर लंबाई में तटबंधों का निर्माण हो रहा है और महानंदा बेसिन में 1,196 किलोमीटर लंबे तटबंध बनाने की योजना है। चूँकि ये तटबंध बाढ़ से बचाव के स्थायी समाधान नहीं है, इसीलिए बाढ़ की परियोजना बिहार की आबादी को परेशान करती रहती है। बाढ़ प्रवण जिले हैं बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण है। इन 28 जिलों में से 5 को अत्यंत बाढ़ प्रवण माना जाता है। तो कौन कौन से वो जिले हैं बिहार के बाढ़ प्रवण? अत्यंत बाढ़ प्रवण जिले हैं उत्तर बिहार के चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जो कि अत्यंत बाढ़ पीड़ित ये जगह है, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, ये 15 जिले। उत्तर बिहार में अन्य बाढ़ प्रवण जिले हैं उत्तर बिहार का पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, 7 जिले। दक्षिण बिहार है अन्य बाढ़ प्रवण जिले में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुर, ये 6 जिले दक्षिण बिहार में। बिहार की जलवायु और पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार उपोष्ण जलवायु में स्थित प्रदेश है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु और पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु है। बिहार राज्य की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यहाँ पे वर्षा में 3 प्रमुख मौसमें होती हैं। कौन कौन से? ग्रीष्म ऋतु होती है, मार्च से मध्य जून तक होता है। वर्षा ऋतु होती है मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। शीत ऋतु होती है मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। तो ये 3 प्रमुख मौसमें होती हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। जलवायु वर्गीकरण।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को CWG यानी मध्य तापीय अथवा गंगा तुल्य से प्रदर्शित किया गया है, जिसे 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। CWA में किशनगंज, पश्चिम चंपारण, जोगबनी, अररिया आदि उत्तरी बिहार का क्षेत्र है। CSA में पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद आदि दक्षिण बिहार का क्षेत्र है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और ये उपोष्ण क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ पे नम उपोष्ण जलवायु है। जलवायु परिवर्तन के मामले में बिहार में 2018-19 में जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने वाला वर्ष रहा है। सबसे पहले तो पर्यावरण और वन विभाग का नाम बदल करके पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन। पूरा बिहार प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की आपदाओं के लिहाज से असुरक्षित है। बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण है, 33 जिले सिस्मिक जोन में 3rd, 4th और 5 में आते हैं सिस्मिक जोन में, और दक्षिण बिहार में मतलब तूफानी में। और दक्षिण बिहार के 8 जिले जो हैं गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर और बांका, ये अत्यंत सूखा प्रवण है। इनके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में अक्सर चक्रवाती आंधी, तेज आंधी, शीतलहर और मानव जनित आपदाएं भी आती रहती हैं। साथ ही अग्नि संबंधी दुर्घटनाएं भी आ जाती हैं, जिससे कि आमतौर पर झोपड़ियों में रहने वाली गरीबी रेखा के नीचे की आबादी खास तौर पर प्रभावित होती है। अतः आपदाओं का कुशल प्रबंधन राज्य सरकार के लिए चिंता का मुख्य विषय है। वन विभाग का लगभग 74% व्यय जलवायु परिवर्तन पर है और इस व्यय का 24% हिस्सा जलवायु संबंधी जोखिमों के लिहाज से अति संवेदनशील चीज़ों पर था। देश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रभावित शहरों को अपने शहर के लिहाज से स्वच्छ वायु कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के मद्देनज़र बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद यानी BSPCB द्वारा पटना, गया और मुजफ्फरपुर के लिए स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं। बिहार की कृषि जलवायु विवरणी। बिहार देश के पूर्वी भाग में अवस्थित राज्य है, जो कि हिमालय की निचली पहाड़ियों, गंगा के मैदान, विंध्य के पठार और लघु गोंडवाना बेसिन से घिरा हुआ है। राज्य पूर्व पश्चिम में 483 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण में 345 किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य का क्षेत्रफल 93.60 लाख हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 2.9% है। समुद्र तट रहित बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल देश अवस्थित है। राज्य की मुख्य नदी गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बहती हुई राज्य को उत्तरी और दक्षिणी 2 हिस्सों में विभाजित करती है। राज्य की जो मुख्य नदी है वो गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई राज्य को उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में 2 हिस्सों में विभाजित करती है। राज्य की 3 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कौन कौन से? पहले में आपके 13 जिले वाला उत्तर पश्चिमी जोन, जिसमें कि 1040 से 1450 मिलीमीटर तक वर्षापात होता है, ठीक है। और मिट्टी बलुई दोमट है। दूसरे में आपके 8 जिलों वाला उत्तर पूर्वीय जोन, जिसमें कि 1200 मिलीमीटर से 1700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और मिट्टी दोमट या चिकनी दोमट है। और तीसरे में 17 जिलों वाला दक्षिणी जोन, जिसमें कि 990 से 1240 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और मिट्टी बलुई दोमट, चिकनी या चिकनी दोमट है। राज्य जो है 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांशों और 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में समुद्र तट से और औसतन 52.7 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। राज्य में 3 स्पष्ट मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। वार्षिक औसत तापमान जाड़ा से दिसंबर फरवरी महीनों के 8 डिग्री सेल्सियस से गर्मी के अप्रैल से जून महीने के 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। वार्षिक औसत तापमान जो है वो जाड़े के दिसंबर फरवरी महीनों के 8 डिग्री सेल्सियस से गर्मी के अप्रैल से जून महीनों के 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी जोन में होती है, जिसका कि वार्षिक औसत लगभग 1450 मिलीमीटर होता है।
व्यापार प्रकार की उर्वर जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधनों को देखते हुए राज्य में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के विकास की काफ़ी संभावना है। आगे बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्रों की विशेषताएं हैं। कौन सी मिट्टी जिसका पीएच कितना होता है, कार्बनिक पदार्थ कितने % है, उपलब्ध नाइट्रोजन कितने किलोग्राम पर हेक्टेयर है, फॉस्फोरस कितने किलोग्राम पर हेक्टेयर है, उपलब्ध पोटाश कितना है, वर्षापात कितना होती है, अधिकतम न्यूनतम कितना तापमान होता है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर पश्चिम में मिट्टी कौन सी है, बलुआटी दोमट मिट्टी, पीएच मान इसका 6.5 to 8.4, कार्बनिक पदार्थ 0.2 से 1.0%, नाइट्रोजन 150 से 350 किलोग्राम पर हेक्टेयर, उपलब्ध फास्फोरस होती है 5 to 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर, उपलब्ध पोटाश है 100 to 300 किलोग्राम पर हेक्टेयर, औसत वर्षापात होती है 1040 से 1450 या फिर आपके 1245 मिलीमीटर। तापमान की बात करें तो अधिकतम होता है इस जलवायु क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी में कृषि के लिए 36.6 अधिकतम और न्यूनतम तापमान 7.7। उत्तर पूर्वीय क्षेत्र में बलुआई दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी होती है जिसका पीएच मान 6.5 से 7.8 होता है। कार्बनिक पदार्थ 0.2 से 1.0%, उपलब्ध नाइट्रोजन 150 से 300 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस 10 से 35, पोटाश 150 से 250, तापमान 1450 मतलब 1200 से 1700 मिलीमीटर। तापमान में अधिकतम आपका इस क्षेत्र में 33.8 जो कि मतलब अनुकूल माना जाता है इस क्षेत्र में कृषि के लिए, और न्यूनतम 8.8 होना चाहिए। ठीक है। दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में मिट्टी बलुआई दोमट, चिकनी मिट्टी, पीएच मान 6.8 से 8.0, और यहाँ पे आपका कार्बनिक पदार्थ 0.5 से 1.0% होता है। आपके यहाँ पे नाइट्रोजन कितना उपलब्ध होना चाहिए, 200 से 400 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस 10 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, पोटाश 150 से 350 किलोग्राम पर हेक्टेयर। औसत वर्षापात होती है 1115 मिलीमीटर, 990 से 1240। अधिकतम तापमान होना चाहिए इस क्षेत्र में वर्षा के लिए 37.1 और न्यूनतम 7.8। वर्षापात वैश्विक तापमान का एक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव वर्षापात के बदलते पैटर्न और वर्षा के अन्य स्वरूपों से स्पष्ट होता है। बिहार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, जो कि बाढ़, सूखा, भूकंप और तूफान अथवा चक्रवात जैसी जलवायु से संबंधित आपदाओं के प्रति राज्य की अत्यधिक संवेदनशीलता से जाहिर होता है। जलवायु परिवर्तन के चलते बारिश और मौसम के पैटर्न का अनुमान लगाना उत्तरोत्तर मुश्किल होता जा रहा है, जो कि कृषि चक्रों और फसलों की उत्पादकता को प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही वर्षा की अनिश्चितता से नदियों का प्रवाह भी प्रभावित होता है, जिससे कि आंतरिक मछली पालन और मछुआरा समुदाय की जीविका भी प्रभावित होती है। 2019-20 में बिहार में औसतन 1094.4 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात हुआ। 2019-20 में लगभग ये 88.5% वर्षा जून से सितंबर तक के 4 महीनों के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हुई, जबकि शीतकालीन वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा और उत्तर पश्चिमी मानसून के कारण मात्र 11.5% वर्षा हुई। गत दशक में राज्य में वार्षिक वर्षापात 2010 के 677.9 मिलीमीटर से 2007 के 1506.1 मिलीमीटर के बीच में रहा है। सितंबर 2020-21 तक राज्य में जून से सितंबर के बीच में दक्षिण पश्चिमी मानसून से 1161.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि 846.2 मिलीमीटर के दीर्घकालिक औसत से 37.3% अधिक है। तो इस प्रकार पूरे वर्ष में वार्षिक वर्षापात के वितरण के रुझान में काफ़ी अंतर दिखता है। वर्षापात के पैटर्न में अलग अलग समय के साथ साथ में अलग अलग जलवायु जोनों में भी अंतर रहता है। उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा का रुझान रहता है, और जबकि आपके दक्षिणी क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से सूखा से ये प्रभावित होता है। ठीक है। जिलों में वार्षिक वर्षापात में मौसमवार अंतर में प्रस्तुत है।
राज्य के 38 में से आपके 17 जिलों में राज्य के वार्षिक वर्षापात से अधिक वर्षा हुई है, मतलब कि कितना मिलीमीटर की बात करें तो 1094.4। जिलों के बीच में वर्ष 2019-20 में किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा कितने मिलीमीटर, 1981.8 मिलीमीटर वर्षा हुई है। सबसे कम 615 मिलीमीटर अरवल में हुई है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के मामले में 2020-21 में सर्वाधिक कितना, 2318.1 मिलीमीटर वर्षा किशनगंज में हुई है और उसके बाद में 1725.3 मिलीमीटर सुपौल में, 1653.5 मिलीमीटर पूर्व चंपारण में और 1641.2 मिलीमीटर पश्चिम चंपारण में हुई है। बिहार में वर्षापात के वितरण के जिलावार रुझानों से पता चलता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से दक्षिणी जिलों की अपेक्षा उत्तरी जिलों में अधिक वर्षा होती है। दक्षिणी मैदानों में सूखा पड़ने का रुझान अधिक होता है और भूजल का स्तर नीचे रहता है, जो कि खेती के मकसद से पानी की उपलब्धता को प्रभावित करती है। दूसरी ओर आपका उत्तरी भाग मुख्यतः बाढ़ और जल जमाव प्रवण है, जिससे कि फसलों खास करके धान की उपज प्रभावित होती है। समय और क्षेत्र के लिहाज से वर्षापात के पैटर्न में उतार चढ़ाव होने से कृषि उत्पादन, लोगों की जीविका, भूजल स्तर और जैव विविधता की उत्तरजीविता पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। साथ ही कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के चलते वर्षा में अंतर होने से सूखा और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिसका कृषि उत्पादन पर असर पड़ता है। कृषि रोड मैप थर्ड 2017 से 22 का है ये रोड मैप, जिसमें कि बिहार में जलवायु की अनियमितता की मौजूदगी पर ध्यान दिलाया गया है, जिसके कारण कि वर्षा में स्थान और समय के आधार पर अंतर होने से पैदा जोखिम के बेहतर प्रबंधन के लिहाज से किसानों की मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय हस्तक्षेप करना ज़रूरी हो जाता है और इस मकसद से जल छाजन प्रबंधन और जलाशय निर्माण जैसे विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई हैं। तो कौन कौन से बिहार के ये कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, किस जोन में, ये जोन वाइज है आपका। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जलोढ़ मैदान का, जिसमें मिट्टी के प्रकार की बात करें तो इस क्षेत्र में मध्यम अम्लीय मिट्टी, भारी गठन, बलुई दोमट से चिकना दोमट तक बाढ़ प्रवण है। औसत वर्षापात 1245 मिलीमीटर, तापमान अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7.7 डिग्री सेल्सियस। मुख्य फसलें हैं इस क्षेत्र में चावल, गेहूं, मक्का, आलू, ईख, आम और लीची। इसमें कौन कौन से जिले आ गए आपके, पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय। उत्तर पूर्वी में क्षेत्र में जलोढ़ी मैदान में आपके हल्का से मध्यम गठन वाले, हल्की अम्लीय मिट्टी, बलुई से सिल्ट युक्त दोमट तक, ये सारे आपके मिट्टी के प्रकार हैं। औसत वर्षापात है यहाँ पे 1450 मिलीमीटर। तापमान चाहिए होता है यहाँ पे इस क्षेत्र में, मतलब कृषि के लिए, अधिकतम 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8.8 डिग्री सेल्सियस। मुख्य फसलें हैं यहाँ पे मक्का, जूट और अनार। क्षेत्र पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज। दक्षिण बिहार में जलोढ़ मैदान है, जहाँ पे जलोढ़ से बलुई दोमट तक है और तापमान आपके वर्षापात आपके 1115 मिलीमीटर होता है। अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान यहाँ पे 7.8 डिग्री सेल्सियस होता है। फसलें यहाँ पे चावल, गेहूँ, आलू, आम, अमरूद होते हैं। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ गए आपके, शेखपुरा आ गया, मुंगेर है, जमुई है, लखीसराय, भागलपुर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया। ठीक है, अब आगे हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में बिहार में वन स्थिति के बारे में जानेंगे। तो बिहार में पश्चिम चंपारण में उत्तर के मैदानों की तराई में नम पर्णपाती वन है, जबकि दक्षिण बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, जमुई, मुंगेर, बांका और गया जिलों में समृद्ध प्राकृतिक पर्णपाती साल वन है। नवीकरणीय संसाधनों के बतौर वन अनेक प्रकार की परितंत्रीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जिनका जलवायु की स्थितियों को बदलने पर असर होता है। वन आच्छादन में 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षादित भूमि शामिल होती हैं, जिसके लिए कानूनी स्थिति की कोई बाध्यता नहीं है। राज्य में 2018-19 तक दर्ज वन आच्छादन लगभग 7306 वर्ग किलोमीटर है।
7306 किलोमीटर स्क्वायर था, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.76% था। इसमें कि 12 जिलों में मौजूद प्राकृतिक वनों के साथ साथ में वन्य की योग्यता वाले वृक्षों की प्रधानता वाले वनस्पति क्षेत्र भी शामिल थे। वन आच्छादन 2000-2001 के 5720 किलोमीटर स्क्वायर से काफ़ी बढ़ करके 2018-19 में 7306 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है। तो ये उल्लेखनीय वृद्धि राज्य सरकार के वन रोपण के प्रयासों के कारण संभव हो पाई है। 2019 में राज्य में सर्वाधिक 1056.4 किलोमीटर स्क्वायर वन आच्छादन कैमूर जिले में था, जो कि जिले के कुल क्षेत्रफल का लगभग 31.4% था। वहीं ये सबसे कम जहानाबाद जिले में था, जहां पे वन आच्छादन बिल्कुल नहीं था। कैमूर में आपके 1056.4 किलोमीटर स्क्वायर, उसके बाद पश्चिम चंपारण है, रोहतास है, जमुई है और गया जिलों का राज्य के वर्ष 2019 के कुल वन आच्छादन में संयुक्त रूप से 53 से अधिक % हिस्सा था, 53.0। शिखर सघनता के लिहाज से देखें तो राज्य के दक्षिणी जिलों में उत्तरी जिलों की अपेक्षा अधिक सघन वन थे, लेकिन 70% से अधिक शिखर सघनता वाले सघन वन क्षेत्र पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक थे, जो कि राज्य के कुल वन आच्छादन का 27.5% था। वहीं आपके 10 से 40% शिखर सघनता वाले खुले वन कैमूर जिले में सबसे अधिक 531.3 किलोमीटर स्क्वायर में थे, जो कि राज्य के कुल वन आच्छादन का 14.4% था। शिखर सघनता के आधार पर वनों का वर्गीकरण है ये 70% से अधिक शिखर सघनता वाले अति सघन वन यानी VDF, 40 से 70% शिखर सघनता वाले मध्यम सघन वन यानी MDF और 10% से 40% शिखर सघनता वाले खुले वन यानी OF। राज्य में आपके 2019-20 में खुला वन क्षेत्र का सर्वाधिक 3693 किलोमीटर स्क्वायर हिस्सा था, जिसके क्षेत्रफल में 2011-12 से ही क्रमिक विस्तार हो रहा है। अति सघन वनों के क्षेत्रफल में भी अच्छा खासा विस्तार हुआ है, जो कि 2011-12 के 231 वर्ग किलोमीटर से 2019-20 में 333 वर्ग किलोमीटर हो गया है। 19-20 में बिहार में 70% से अधिक सघनता वाले अति सघन वनों का राज्य कुल वन आच्छादन में लगभग 4.6% हिस्सा था। वहीं पे लगभग आधा वन क्षेत्र 10 से 40% शिखर सघनता वाला वन क्षेत्र था। ठीक है, खुला वन क्षेत्र था 10 से 40% में। ये आपके विभिन्न प्रकार के वनों का क्षेत्रफल है 2011 से 19 तक। अति सघन वन VDF के अकॉर्डिंग 2011 में आपके 241 थे, 2019 में आपके 333 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, मध्यम सघन वन का क्षेत्रफल है MDF अकॉर्डिंग 3280 किलोमीटर स्क्वायर। खुला वन है 3693 किलोमीटर स्क्वायर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 7.76% भाग में वनावरण है। क्या है? वनावरण है। जबकि वनावरण आपका 7.76% में है, यानी अगर 100% है तो इसमें आपके वनावरण 7.76% है। जबकि वृक्षावरण जो है वो भौगोलिक क्षेत्र का 2.13% है। बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र 6877 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि उसके भौगोलिक क्षेत्र का 7.30% है। ISFR 2017 यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में ये रिपोर्ट 2019 में बिहार में वनावरण में 0.10% का परिवर्तन हुआ है। कितने परसेंट का? 0.10% का। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले बिहार के जिले हैं भभुआ का कैमूर, जहाँ पे इतने वर्ग किलोमीटर है 1056.39 वर्ग किलोमीटर। फिर पश्चिम चंपारण है, उसके बाद रोहतास है, फिर जमुई का है। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले बिहार के ज़िले हैं जहानाबाद, शेखपुर, अरवल और गोपालगंज। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के ज़िले कौन कौन से हैं? जमुई है, फिर भभुआ है, गया है, उसके बाद नवादा है। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के ज़िले हैं जहानाबाद 0.00%, शेखपुर आपका 0.15%, गोपालगंज 0.16% और बक्सर है 0.26%। तो ज्ञातव्य है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जहानाबाद एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे वनावरण का क्षेत्र और प्रतिशत दोनों ही शून्य है। ठीक है,
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में वर्ष 2017 की तुलना में बांका जिले में सर्वाधिक 20.73 किलोमीटर स्क्वायर और मुजफ्फरपुर में 19.82 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। वहीं आपके रोहतास जिले में 33.77 किलोमीटर स्क्वायर और गया में 14.69 किलोमीटर स्क्वायर, भभुआ में 14.61 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। आगे आपके ये जिला है, इनके भौगोलिक क्षेत्रफल है। अति सघन वन कितना है, मध्यम सघन खुला वन कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, कितना प्रतिशत है। तो सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र जो है वो आपका पश्चिम चंपारण का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण का है, कितना 5228 पश्चिम चंपारण क्षेत्र का है। उसके बाद आपका पश्चिम चंपारण क्षेत्र में आपके अति सघन वन कितना है 249.19, मध्यम सघन है 550.24 और आपके वनावरण वाला क्षेत्रफल है खुला वन जो है, खुला वन इसमें आपके पश्चिम चंपारण में 105.23 है। इसके बाद आपके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में पश्चिम चंपारण आपका कितना है 904.66 और अगर प्रतिशत की बात करें तो इस भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है यदि 100 है, 100 में से पश्चिम चंपारण का हिस्सा कितना है 17.30। ठीक है, पश्चिम चंपारण के बाद आपका कौन सा क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्रफल गया आ गया आपका। ठीक है, गया 4976 जिसमें कि मध्यम वन है आपका 174.40 मध्यम सघन वन और यहाँ पे खुला वन है आपका 455.91। कुल भौगोलिक है क्षेत्रफल है यहाँ पे गया में 590.31, क्षेत्रफल 29.04% है। 100 में से यदि 100% है ये तो इस क्षेत्रफल का ये 29.04% है। गया के बाद जमुई है, नहीं गया के बाद आपका कैमूर जिला है। कैमूर में आपके मध्यम सघन वन है 525.14 मध्यम सघन वन है, खुला वन आपका 531.25 है। इसमें आपका कुल भौगोलिक क्षेत्र है कैमूर भभुआ का 1056.39। प्रतिशत की बात करें तो पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है 41.12। ठीक है, बाकी चीज़ों को आप पॉज करके देख सकते हैं। टोटल आपका अगर टोटल क्षेत्रफल है भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 में से आपके अति सघन वन है 333.13, मध्यम सघन है 3280.32 और यहाँ पे आपका खुला वन है 3692.54 जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7,305.99 है। प्रतिशत आपका 7.76% है पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक है, तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, एक बाघ अभयारण्य है वाल्मीकि बाघ अभयारण्य और एक चिड़ियाखाना उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। इसके सहित 8 वन्यजीव अभयारण्य और 5 पक्षी अभयारण्य मौजूद हैं। राज्य में वाल्मीकि बाघ अभयारण्य कुल 898.93 वर्ग किलोमीटर में है फैला हुआ है जो कि 2019-20 में 36 भारतीय बाघों पैंथेरा टाइग्रस का निवास स्थल रहा है। राज्य में अनेक वन्यजीव अभयारण्य भी हैं जैसे कि भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, राजगीर पंत वन्यजीव अभयारण्य, नालंदा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा में और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। वहीं पे पश्चिम अभयारण्यों में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य,
नगटी डैम पक्षी अभयारण्य, नागी डैम पक्षी अभयारण्य और कांवर झील पक्षी अभयारण्य शामिल है। ठीक है, आगे हम विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य के बारे में जानेंगे। तो भागलपुर जिला में अवस्थित विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर के कहलगांव तक में 60 किलोमीटर दूरी में फैला हुआ है। स्वच्छ पानी उपलब्ध करा करके और मानवीय हस्तक्षेप घटा करके संकटग्रस्त गांगेय डॉल्फिनों यानी सोंस को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी यानी दर्शन केंद्र स्थापित करने की योजना है। वन्यजीवों और उनके निवास स्थानों की सुरक्षा के लिए परितंत्र विकास समितियों के जरिए राज्य सरकार लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। करवल बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव। प्रवासी पक्षियों का उत्सव मनाने के लिए 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव करवल का आयोजन जमुई जिले के झांझा में स्थित नागी नकटी पक्षी विहारों में किया गया है। पक्षी उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण के मुद्दे पर जोर देना है और मानव जीवन में पक्षियों के महत्व को महसूस कराना था। पक्षी उत्सव बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा एक दूसरे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित 2 बड़ी नम भूमि और पक्षी अभयारण्यों नागी और नकटी को पक्षी दर्शन और पारिस्थितिकी पर्यटन के गंतव्य के बतौर बढ़ावा देने का एक सकारात्मक प्रयास भी था। 3 दिवसीय पक्षी उत्सव का कुल बजट 85 लाख रुपए था, 85 लाख रुपए। नागी नदी पर स्थित नागी जलाशय के 192 हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 1984 में पक्षी आश्रयणी के बतौर अधिसूचित किया गया था, जबकि नगडी नदी पर स्थित नगडी जलाशय का 332 हेक्टेयर क्षेत्र 1987 में अधिसूचित हुआ था। इनमें से आपका प्रवासी पक्षी नवंबर से मार्च तक रहते हैं। यहाँ स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 130 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि भारत की 10% पक्षी विविधता को दर्शाता है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुआ था, जिसका क्षेत्रफल 335.65 वर्ग किलोमीटर है और वाल्मीकि बाघ अभयारण्य का क्षेत्रफल 899.38 किलोमीटर स्क्वायर है। जबकि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में अभयारण्य की संख्या और उनका क्षेत्रफल इस सारणी में दिया जा रहा है। तो ये सारणी है आपका बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव तथा पक्षी अभयारण्य है। 2019-20 में ये राष्ट्रीय पार्क है। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? वाल्मीकि बाग, यहाँ पे शरणार्थ स्थली है, प्रमंडल है 1 और 2 पश्चिम चंपारण में है। क्षेत्रफल है इसका 335.67 वर्ग किलोमीटर में है ये वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। वन्यजीव अभयारण्य है ये वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि बाग है, शरणार्थ स्थली है शरण स्थली है ये प्रमंडल 1 और 2 पश्चिम चंपारण में। यहाँ ये क्षेत्रफल आपका 880.78 किलोमीटर स्क्वायर में है ये अभयारण्य। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है, क्षेत्रफल इतना है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है, 8.87 वर्ग किलोमीटर में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर और रोहतास में है, 1784.73 किलोमीटर स्क्वायर में है, क्षेत्रफल इसका। राजगीर पंथ वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है, 60 किलोमीटर में है ये। रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा में है, 27.27 किलोमीटर स्क्वायर में है। ये है पक्षी अभयारण्य कौन कौन से? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य मिथिला दरभंगा में है, 29.21 किलोमीटर स्क्वायर में है ये। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। नगडी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में है, 3.33 किलोमीटर स्क्वायर में है ये। नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है, 63.12 किलोमीटर स्क्वायर में। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में गंगा में 60 किलोमीटर की दूरी में अवस्थित है, जो कि संसु ताज़ा पानी की मछलियों और कछुओं का निवास स्थान है। राज्य में जल पक्षियों और प्रवासी पक्षियों के लिए 5 पक्षी अभयारण्य हैं। राज्य में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, पंत वन्यजीव अभयारण्य जो कि राजगीर में है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा का और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जैसे अनेक वन्यजीव अभयारण्य हैं। राज्य सरकार परितंत्र विकास समितियों के जरिए वन्यजीवों और उनके निवास स्थानों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है।
कांवर झील पक्षी अभयारण्य कांवरताल में, यहाँ पे कांवरताल है। और आपकी कुशेश्वर स्थान पक्षी आसरेडी एवं सलीम अली जुब्बा साहनी बरेला झील पक्षी अभयारण्य है बरेला ताल में, और प्रमुख वेटलैंड के रूप में ये चिन्हित किए गए हैं। जैविक उद्यान में 3D थिएटर के निर्माण का कार्य राज्य सरकार के उपक्रम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपा गया है। राजगीर में एक चिड़ियाघर सफारी है, जू सफारी में स्थापित करने के प्रस्ताव का सूत्रण किया गया है। राजगीर में एक जू सफारी को स्थापित करने का प्रस्ताव सूत्रण किया गया है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में 153 एकड़ में विस्तारित है। इस उद्यान में लगभग 100 प्रजातियों के 1164 वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। ये उद्यान गैंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े केंद्र और विश्व में दूसरे बड़े केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त है। इस उद्यान को राज्य का पहला पॉलीथीन अथवा प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है। गया जिले में राजकीय वन्य प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई है। और इसके साथ ही आज का सेशन और बिहार स्पेशल से हमारा भूगोल जो है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में बाकी आगे के हम टॉपिक को भी कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।